हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेज बाय अनूप सर। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है। देखिए, बिजनेस के बारे में हम अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुके हैं कि बिजनेस क्या होता है कि कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी या फिर रेगुलर बेसिस पे करते हैं, गुड्स और सर्विस का सेल परचेज करते हैं, प्रॉफिट मोटिव होता है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क एंड रिटर्न आप बोल सकते हैं। तो हमने बिजनेस के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं कि बिजनेस जो है इंडस्ट्री और कॉमर्स से मिलकर बनता है। तो आज हम करने वाले हैं बिजनेस के साथ साथ इन्वायरमेंट के बारे में। इन्वायरमेंट मीन्स सराउंडिंग, यानी कि बिजनेस के चारों ओर का जो इन्वायरमेंट होता है उसको हम बिजनेस इन्वायरमेंट बोलते हैं। अब जो ये इन्वायरमेंट जो होता है ये किसी बिजनेस पर पॉजिटिव इफेक्ट भी डाल सकता है, नेगेटिव भी डाल सकता है, या आप बोल सकते हो कि कम प्रभाव भी डाल सकता है या ज्यादा प्रभाव भी डाल सकता है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, और आप बोल सकते हो कि माइक्रो लेवल का भी इफेक्ट डाल सकता है। ठीक है, तो बिजनेस क्या होता है पढ़िए, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है देखिए, कैन बी डिफाइन एज दी कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के फैक्टर को हम इंक्लूड करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट में, जो प्रभाव डालते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, कंपनीज ऑपरेटिंग सिचुएशन, यानी कि जिस सिचुएशन में कंपनी काम कर रही है उसको। यानी कि अगर आप बिजनेस रन कर रहे हो तो इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर हर टाइम आपके बिजनेस पर पॉजिटिव नेगेटिव कम या ज्यादा प्रभाव डालते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर होता है वैसे ही हम इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए आवाज, तो टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट यूजीसी नेट के रिगार्डिंग भी या वैसे भी टॉपिक जो जनरली पूछा ही जाता था इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो बिजनेस इन्वायरमेंट को हम टू टाइप में डिवाइड करते हैं। एक आपका आता है इंटरनल इन्वायरमेंट, और सेकंड वन आता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है देखिए, जो कंट्रोलेबल हो, क्या हो, कंट्रोलेबल हो, एक कंपनी उसको कंट्रोल कर सकती है। आप बोल सकते हो कि कंट्रोलेबल इन्वायरमेंट हो सकता है, या एग्जिस्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो एक कंपनी के अंदर का इन्वायरमेंट होता है उसको हम इंटरनल इन्वायरमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, कंट्रोलेबल है, एक कंपनी के अंदर का इन्वायरमेंट है। तो ऐसे ही इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो ये अपनी क्या होगी, स्ट्रेंथ यानी कि पॉजिटिव पॉइंट। अगर हम अच्छा काम नहीं कर रहे तो क्या होगी, वीकनेस यानी कि नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ऐसे ही आउटसाइड द कंपनी जो इन्वायरमेंट होता है उसको हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बोलते हैं, और ये अनकंट्रोलेबल होता है। इसी तरीके से अगर आपके लिए फायदेमंद है तो इसको हम बोलेंगे अपॉर्चुनिटी, जिसको हम पॉजिटिव पॉइंट से बोल सकते हैं, या हम इसको अगर आपके लिए सही नहीं है तो इसको हम थ्रेट्स बोल सकते हैं, यानी कि नेगेटिव पॉइंट। अपॉर्चुनिटी अवसर, थ्रेट्स आपके आप बोल सकते हो कि जो जोखिम, आपको चुनौती बोलते हैं मोस्टली, कि चुनौतियां जो आने वाली हैं उसके रिगार्डिंग। तो इंटरनल इन्वायरमेंट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, यानी कि स्वोट। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्वोट एनालिसिस नाम से, स्वोट एनालिसिस। ठीक है, एस का मतलब यहां पर स्ट्रेंथ है, डब्ल्यू का मतलब यहां पर वीकनेस है, ओ का मतलब अपॉर्चुनिटी, और टी का मतलब क्या आता है, थ्रेट्स। ये किसने दिया था स्वोट, अल्बर्ट हेम्फ्रे। किसने दिया था, गिवन बाय अल्बर्ट हेम्फ्रे। कब दिया था ये, 1960 से लेकर 1970 के बीच में। तो ये आप डेट याद रख लेना थोड़ी सी। ठीक है, यहां पर ये हम वर्ड यूज करें स्ट्रेंथ या वीकनेस, अपॉर्चुनिटी या थ्रेट्स, इसलिए थोड़ा सा बस आपको यहां पर टच किया। वैसे मोस्टली इसको हम मार्केटिंग वगैरह में पढ़ते हैं, पेपर 2 यूजीसी नेट कॉमर्स के अंदर। ठीक है, कॉमर्स और मैनेजमेंट में भी आता है ये। तो स्वोट एनालिसिस दिया किसने था, अल्बर्ट हेम्फ्रे ने। कब दिया था, 1960 से 70 के बीच में। तो ये याद रखना। इसी तरीके से जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है
उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक किया गया है आपका प्राइमरी एक्टिविटीज और दूसरा किया गया है स्पोर्ट एक्टिविटी या स्पोर्टिव एक्टिविटी या सेकेंडरी एक्टिविटी। ठीक है, और ये बाइफिकेशन किया है इंटरनल एनवायरनमेंट का, किसने किया है? माइकल पोर्टर ने। किसने किया है? माइकल इंटरनल एनवायरनमेंट को प्राइमरी एक्टिविटी और स्पोर्टिव एक्टिविटी दोनों में डिवाइड किया। किसने? माइकल पोर्टर ने। किसने किया है? माइकल पोर्टर ने। कब किया है? 1985 में। 1985 के अंदर याद रह जाएगा ना कि इंटरनल एनवायरनमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। प्राइमरी एक्टिविटी और स्पोर्टिव एक्टिविटी में किसने किया है? माइकल पोर्टर ने। और कब किया था? 1985 में। ये याद रखना है। अब प्राइमरी एक्टिविटी को फर्दर डिवाइड किया गया है 5 पार्ट्स में। कौन कौन सा? पहला नंबर 1 इनबाउंड लॉजिस्टिक, सेकंड 1 ऑपरेशन, थर्ड 1 आउटबाउंड लॉजिस्टिक और फोर्थ आपका आएगा सेल एंड मार्केटिंग और लास्ट 1 आता है आपका सर्विस। ठीक है, इसी तरह स्पोर्टिव एक्टिविटी को डिवाइड किया गया है। आप बोल सकते हो इसमें फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, या इसको आप एडमिनिस्ट्रेटिव भी बोल सकते हो। सेकंड 1 इसमें आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को इंक्लूड करते हो। थर्ड 1 इसके अंदर हम टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करते हैं और लास्ट इसके अंदर आता है टेक्नोलॉजी के बाद में जिसको हम बोलते हैं प्रोक्यूरमेंट। क्या बोलते हैं? प्रोक्यूरमेंट, यानी कि खरीदना है बनाना, इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो जो आपका प्राइमरी एक्टिविटी होता है, इसको प्राइमरी एक्टिविटी को हम प्रोसेस भी बोल देते हैं, प्राइमरी प्रोसेस। कैसे? कि आपको ये सीक्वेंस में ही याद रखना पड़ेगा सारा का सारा। किसने दिया था ये? माइकल पोर्टर ने। माइकल पोर्टर ने जो बुक थी उसको हम बोलते हैं वैल्यू चेन अप्रोच। कौन सी अप्रोच थी? वैल्यू चेन अप्रोच। वैल्यू चेन अप्रोच में माइकल पोर्टर ने बिजनेस इन्वायरमेंट, कौन सा? इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी एक्टिविटी और स्पोर्ट एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी में इनबाउंड लॉजिस्टिक। इनबाउंड लॉजिस्टिक में वैसे आप बोल सकते हैं कि रॉ मटेरियल से लेकर और आपका कस्टमर तक सामान पहुंचाने की सारी एक्टिविटी आती है। फिर भी यहां पर इनबाउंड अगर वर्ड यूज कर दिया, इसका मतलब ये सिर्फ रॉ मटेरियल के बारे में बात करता है कि आपका जो बिजनेस है उसके अंदर जब आप रॉ मटेरियल परचेज करके लेके आते हो तो उस रॉ मटेरियल को रिसीव करना, उसको फिर आप स्टोर करना, ठीक है, वो सारा का सारा किसके अंदर आ जाएगा? आपका आएगा इनबाउंड लॉजिस्टिक के अंदर। ठीक है, मटेरियल हैंडलिंग, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, ये सारा का सारा आपका आता है इनबाउंड लॉजिस्टिक, यानी कि रॉ मटेरियल से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी आप करते हो वो इनबाउंड लॉजिस्टिक के अंदर आती है। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन, यानी कि यहां पर क्या आएगा? रॉ मटेरियल के रिगार्डिंग। यहां पर क्या आएगा? रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स, कि रॉ मटेरियल को आप फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो तो वो ऑपरेशन के अंदर आ जाता है। फिर आउटबाउंड लॉजिस्टिक में क्या आएगा? जो फिनिश गुड्स आपने बनाया है उसको कस्टमर तक पहुंचाना, वो किस में आ जाएगा? आउटबाउंड लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक वर्ड वाइडर टर्म है, लेकिन ये इनबाउंड लॉजिस्टिक का मतलब सिर्फ रॉ मटेरियल को आपको हैंडल करना, आउटबाउंड लॉजिस्टिक का मतलब फिनिश प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना। फिर आता है सेल और मार्केटिंग। इसके थ्रू आप कस्टमर को इंड्यूस करते हो, राजी करते हो, प्रेरित करते हो कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदे। और सर्विस के अंदर हम इंक्लूड कर लेते हैं आफ्टर सेल सर्विस, या आप बोल सकते हो कि इंप्लॉइज को ट्रेनिंग देना, रिपेयर करना प्रोडक्ट की, ये सारा का सारा काम इसके अंदर है। ठीक है ना? ट्रेनिंग इन द सेंस कि आप कस्टमर को भी ट्रेनिंग दे सकते हो कि ये चीजें पर्टिकुलर यूज ऐसे करना है आपको। यहाँ पर इंप्लॉइज के बजाय अगर आप कस्टमर की यूज करो तो और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना?
लाइक आप कस्टमर को बोल सकते हो कि जैसे सपोज करो कि आपको मैगी के नूडल्स कैसे बनाने हैं, ये हो सकता है, कोई पर्टिकुलर चीज है उसको कैसे यूज करना है, तो ये प्रोसेस के थ्रू याद करना है, तो इसको प्राइमरी एक्टिविटी बोल सकते हैं, और इसकी सीक्वेंस आपको याद करनी है। तो पेपर में बहुत बार पूछा गया है इसके ऊपर क्वेश्चन कि इसकी सीक्वेंस बताइए जी। तो इनबाउंड लॉजिस्टिक पहले नंबर पे, सेकंड स्टेप ऑपरेशन, थर्ड आउटबाउंड लॉजिस्टिक, फोर्थ सेल एंड मार्केटिंग, और फिफ्थ आपका सर्विस। ये आ जाता है किसके अंदर, प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर। जबकि स्पोर्टिव एक्टिविटी है, इसको आप लिख सकते हो, इनका कोई सीक्वेंस वगैरह नहीं है, फिर भी क्या क्या कुछ आ सकता है। सबसे पहले लाइक प्रोक्यूरमेंट। प्रोक्यूरमेंट का मतलब क्या होता है, जो भी आप यहां प्राइमरी एक्टिविटी में रॉ मटेरियल से लेकर सर्विस तक जो भी एक्टिविटी करते हो, उसके फुलफिल करने के लिए जो भी सामान आप बिजनेस के अंदर परचेज करके लेके आते हो, चाहे वो छोटा सा सामान हो या बड़ा कोई मशीनरी हो, तो जितनी भी परचेजिंग आप करते हो सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, प्रोक्यूरमेंट के अंदर आ जाएंगे, ताकि ये सपोर्ट करे इस पूरी प्रोसेस को। टेक्नोलॉजी यानी कि आपको टाइम टू टाइम कंपनी या फर्म को टाइम टू टाइम क्या है, टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना चाहिए, नए नए इनोवेशन करने चाहिए। उसके रिगार्डिंग या तो अपने बिजनेस के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बना सकते हैं, या फिर अगर आप आउटसोर्सिंग भी कर सकते हो टेक्नोलॉजी की। क्यों? क्योंकि इस पूरे इंटरनल इन्वायरमेंट का जो माइकल पोर्टर ने बोला है कि ये बात करता है मार्जिन की, कि आपका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा कब हो सकता है, यानी कि प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा कब हो सकता है, जब आप वैल्यू एडिड यानी कि जितना आपने ऐड किया माइनस कॉस्ट, कि जितनी भी ये एक्टिविटी है, लाइक रॉ मटेरियल आपने जितने में खरीदा प्लस उसको कन्वर्ट कर दिया फिनिश में, कितनी वैल्यू एडिड की, वो सारा का सारा आपका क्या कहलाएगा, प्रॉफिट मार्जिन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रॉफिट मार्जिन। तो टेक्नोलॉजी का आप यूज करोगे तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी, जिससे आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। तो इसलिए टेक्नोलॉजी का यूज करना बताया गया है माइकल पोर्टर ने। फिर आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यहां पर जो इंप्लॉयज होते हैं उनकी रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, सिलेक्शन, ट्रीटमेंट सब कुछ आ जाएगा यहाँ पर, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर या एडमिनिस्ट्रेटिव, इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि अकाउंटिंग या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वगैरह कैसे करनी है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, वो सारा का सारा आपका था स्पोर्टिंग। तो यहां पर जो क्वेश्चन बनता है कि इंटरनल एनवायरनमेंट आपका कंट्रोलेबल होता है, विद इन द फर्म एग्जिस्ट करता है, या आप लिख सकते हो ये स्ट्रेंथ और वीकनेस को डिनोट करता है, तो आप इसके थ्रू लिख सकते हो। ठीक है। दूसरा, माइकल पोर्टर ने 1985 में वैल्यू चेन अप्रोच के अंदर इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये फिक्स हैं चारों, ये और ये आपका माइकल पोर्टर के अकॉर्डिंग। तो इसके अंदर क्या क्या आता है प्राइमरी में, इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशन, आउटबाउंड और सेल और आपका सर्विस। ये सीक्वेंस में याद करना है। स्पोर्टिव एक्टिविटी को आप सीक्वेंस में ना करो तो भी चल जाएगा, लेकिन आएंगे चारों ही, क्योंकि और हो सकता है, लेकिन माइकल पोर्टर ने इनको 4 कैटेगरी में ही डिवाइड किया है, तो आपको ये याद रखना। अब बात कर लेते हैं हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की। जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, इसको फर्दर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 मैक्रो और आपका माइक्रो। माइक्रो को टास्क इन्वायरमेंट या फिर ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टास्क इन्वायरमेंट या ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट। मैक्रो बोल सकते हो या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, जनरल इन्वायरमेंट, यानी कि छोटा वो बड़ा। तो जो माइक्रो इन्वायरमेंट होता है, ये होता है फर्म स्पेसिफिक। क्या होता है, फर्म टू फर्म, यानी कि फर्म स्पेसिफिक। भी किसी एक फर्म पे तो पॉजिटिव इफेक्ट, या सॉरी आप बोल सकते हैं एक फर्म के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है और दूसरे के लिए थ्रेट्स भी हो सकता है। यानी कि एक पे पॉजिटिव इफेक्ट डाल सकता है और एक फर्म के लिए सेम वही टास्क, एक के लिए पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी हो सकता है, दूसरी फर्म के लिए क्या हो सकता है, थ्रेट्स हो सकता है सेम इंडस्ट्री में। जबकि मैक्रो इन्वायरमेंट ये क्या होता है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक। क्या होता है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक, कि पूरी इंडस्ट्री पे इफेक्ट डालता है। कि आप बोलते हैं सिंगल फर्म पे इफेक्ट डालता है, ये ऑल फर्म पे इफेक्ट डालता है। क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, नंबर 1 सबसे पहले कॉम्पिटेटिव पोजीशन, कि आपका कंपटीटर कौन है ये ध्यान रखना। दूसरा, कस्टमर प्रोफाइल, कस्टमर की प्रोफाइल बनाना। थर्ड वन,
सप्लायर एंड क्रेडिटर कौन कौन होंगे। फोर्थ वन, सप्लायर क्रेडिटर के बाद आप लिखोगे पब्लिक, पब्लिक के अंदर फिर वही मीडिया और एक आपकी लोकल पब्लिक। लोकल पब्लिक मतलब जहां पर कंपनी बनाएगी। फिर और इसके अंदर क्या आ सकते हैं, इंटरमीडिएरीज, जो बिचौलिए होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं आपका इंटरमीडिएरीज। याद रह जाएगा ये, तो ये आपको याद रखना है इंटरमीडिएरीज तक। या फिर हो सकता है कि एक और पॉइंट अगर आप लिखना चाहो तो इसके अंदर लेबर मार्केट क्या आ सकता है, लेबर मार्केट, ये आपको याद रखना है। हाँ जी, कंपिटेटिव पोजीशन भी हो सकता है कि एक फर्म का जो कंपिटेटर है वो स्ट्रॉन्ग हो या दूसरी फर्म का वीक हो, ऐसा हो सकता है। तो आपको कंपिटेटिव पोजीशन में अपॉर्चुनिटी या थ्रेट्स में से किसको कन्वर्ट करना है, तो ये क्या कर सकते हैं, ये थोड़ा बहुत, वैसे तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अगर हम ब्रॉड लेवल पर बात करें तो ये अनकंट्रोलेबल होता है, फर्म के आउटसाइड होता है, और इसके अंदर हम जो इंपार्ट करते हैं इसके अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स में करते हैं। फिर भी माइक्रो इन्वायरमेंट को थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा सकता है, कंप्लीटली कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर पेपर में पूछ रहे तो आप लिखोगे अनकंट्रोलेबल के अंदर आता है। तो कंपिटेटिव पोजीशन में क्या होता है कि एक फर्म अपने कंपटीटर का प्रोफाइल बना सकती है, लाइक कंपनी उस कंपटीटर का मार्केट में शेयर क्या है, कंपनी जो आपका कंपटीटर है उसके पास क्या क्या फैसिलिटी है, किस तरह का प्रोडक्ट बनाता है, उसका प्राइस क्या रखता है, उसके पास पैसे कितने हैं। तो ये कंपटीटर के आप पूरी प्रोफाइल बना के उसकी हिस्ट्री जानकर तो आप इस पर होल्ड कर सकते हो, थोड़ा बहुत, कंप्लीटली तो नहीं कर सकते। कस्टमर प्रोफाइल, क्योंकि देखिए आपका एंड प्रोडक्ट जो बेचना है, सेल करना है, वो करना है कस्टमर के ऊपर, ठीक है ना, कस्टमर को सेल करना है। तो यहां पर आपको पहला बायर बिहेवियर, कि आपका जो कस्टमर है उसके बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना, वो इसके अंदर आ जाता है। सेकंड वन आता है इसके अंदर जियोग्राफिकल, कस्टमर प्रोफाइल के अंदर सबसे पहले उसका बिहेवियर आइडेंटिफाई करना। दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा कि कस्टमर कहां कहां पर है, यानी कि जियोग्राफिकल लोकेशन क्या आएगी, तो आपको याद रखना है ये वाला। और थर्ड वन पॉइंट आता है साइकोग्राफिकल। साइकोग्राफिकल का मतलब है कि साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि उनका लाइफस्टाइल क्या है, रहने सहने का तरीका क्या है कस्टमर का, ये आइडेंटिफाई करना। और लास्ट आता है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक में आप क्या करते हो, कस्टमर को डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर लेते हो। उसका बेस हो सकता है कि डेमोग्राफिक, वैसे डेमोग्राफिक जो वर्ड है वो पॉपुलेशन से रिलेटेड है। अब वो पॉपुलेशन के आप किस बेस पर उसको डिफरेंशिएट करते हो पॉपुलेशन को, लाइक एज बेस पर, मेल फीमेल बेस पर, एजुकेशन बेस पर, ये सब कुछ आ जाता है। तो कस्टमर के बारे में जानना कस्टमर प्रोफाइल हो सकता है। कंप्लीटली कोई भी कंपनी कस्टमर के बारे में नहीं जान सकती, वो एस्टिमेट जरूर लगा सकती है अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पर। फिर आता है सप्लायर एंड क्रेडिटर। सप्लायर एंड क्रेडिटर मतलब आपके पास सप्लायर होने चाहिए, ना ही तो ज्यादा ना ही कम, क्योंकि ज्यादा सप्लायर होंगे तो आपको बल्क में जो डिस्काउंट मिलता है वो नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर सप्लायर कम हुए तो आप क्या करोगे, बल्क में डिस्काउंट तो ले लोगे, लेकिन नुकसान क्या हो जाएगा, सपोज करो आपका एक ही सप्लायर है तो बल्क में डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन बाई चांस अगर आपके सप्लायर के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो फिर आपके कंपनी भी, आपका जो प्रोसेस है, आप प्रोडक्ट जो बनाते हैं तो रॉ मटेरियल ही नहीं मिलेगा तो प्रोडक्ट नहीं बना पाओगे, जिससे आपके कंपनी पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो मोस्टली जो आइडियल रेशियो है आपके सप्लायर की या क्रेडिटर की, वो होती है 1 डिजिट के अंदर होना, इनके आप बोल सकते हो 1 2 3 से लेकर 9 तक, नियर अबाउट 6 7 8 9 तक हो सकते हैं। डबल डिजिट में नहीं होना चाहिए, 10 12 15 इतना नहीं होना चाहिए, सप्लायर और सिंगल डिजिट में ही होनी चाहिए। नेक्स्ट वन आता है पब्लिक। एक होता है मीडिया, लाइक जिसमें हम न्यूज़पेपर वगैरह डाल देते हैं, टीवी वगैरह, उनके थ्रू कंपनी की इमेज पॉजिटिव बन सकती है, नेगेटिव बन सकती है। दूसरा आता है लोकल पब्लिक। लोकल पब्लिक भी क्या करती है, लोकल पब्लिक इन्वायरमेंटल इश्यू क्रिएट कर देती है, लाइक कोई फैक्ट्री वगैरह डालता है उसको नहीं लगाने देते, या फिर आपने नोटिस किया हो तो जहां पर पब्लिक रहती है वहां पर अगर टावर वगैरह लगाते हैं तो बोलते हैं ये परसेप्शन बना हुआ है कि उसपे जो नेगेटिव रेंज वाइब्रेशन वगैरह आती है वो सही नहीं रहती हेल्थ के लिए, ठीक है, रेडिएशन वगैरह आप बोल सकते हो। तो पब्लिक की छवि कैसी है आपके प्रोडक्ट को लेकर, आपकी कंपनी को लेकर, तो वो इसमें आ जाएगा। फिर आता है इंटरमीडिएट, बिचौलिए कैसे है। अब इंटरमीडिएट आपके लिए किसके लिए चाहिए,
सपोज करो कि आपके पास आइडिया है, आपको पता है कि ये आइडिया अगर फुलफिल हो गया तो आपका प्रोडक्ट अच्छे से बिक जाएगा, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है तो आपको फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी चाहिए। आपके पास पैसे हैं लेकिन वो पैसे इतने नहीं है कि आप पर्टिकुलर वो मशीन भी लेके आ जाओ जिससे आपके आइडिया को रियल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा सके, और साथ के साथ आप उसके लिए जमीन वगैरह भी खरीद लो। तो फिजिकल इंटरमीडिएरी की हेल्प हो सकती है, ठीक है ना। मिडल मैन आप बोल सकते हो, आप मार्केटिंग करना चाहते हो लेकिन मार्केटिंग वाले पर्सन आपके पास नहीं है, तो इंटरमीडिएरी की हेल्प मिलनी चाहिए। तो जिस कंपनी के पास ये फीचर है तो उसके लिए वो अपॉर्चुनिटी है, और जिस कंपनी के पास ये फीचर नहीं है उसके लिए क्या, वो थ्रेट्स है। फिर आता है लेबर मार्केट। अब लेबर जो मार्केट है उसके अंदर क्या है, लेबर यूनियन बनी हुई है या नहीं बनी हुई, आपका जो एम्प्लॉयर है उसकी क्या गुडविल है, ठीक है ना। मार्केट के अंदर कितनी वैल्यू है, क्या लोग सिर्फ उसके नाम से ही नौकरी करने का तैयार हो जाते हैं या फिर उसके नाम सुनते ही भागते हैं, तो ये लेबर के अंदर आ जाएगा। या एम्प्लॉयमेंट रेट क्या चल रहा है तो उसके रिगार्डिंग। ये था आपका माइक्रो, टास्क या ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। अब हम बात करते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक किया गया है इकोनॉमिक और एक किया गया है नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक के अंदर हम 3 चीजें पढ़ेंगे। फर्स्ट वन पढ़ेंगे हम इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक सिस्टम लिख देते हैं पहला। सेकंड वन लिख देते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज, और थर्ड वन हम लिख देते हैं इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है। और जो नॉन इकोनॉमिक हो गया, आपका इकोनॉमिक वाले एस्पेक्ट को छोड़कर सारा आ जाएगा, लाइक पॉलिटिकल, ठीक है, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल, डेमोग्राफिक, इसके अलावा लीगल, और भी बहुत सारे इन्वायरमेंट, सारे के सारे इन्वायरमेंटल इश्यू, तो सभी इसके अंदर आपके आ जाएंगे नॉन इकोनॉमिक के अंदर, ठीक है। तो अब बात हम करते हैं मैक्रो इन्वायरमेंट की। जो जनरल इन्वायरमेंट होता है इसका इंपैक्ट सभी फर्मों पर पड़ता है, और मैक्रो इन्वायरमेंट का इंपैक्ट सबसे ज्यादा पड़ता है किसी भी बिजनेस पर। तो अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि कौन से इन्वायरमेंट का, आप बोल सकते हैं प्राइमरी एक्टिविटी, सपोर्टिव एक्टिविटी, माइक्रो या मैक्रो, किसका इफेक्ट सबसे ज्यादा एक फर्म पर पड़ता है, तो आप बोलोगे मैक्रो इन्वायरमेंट का। किसका, मैक्रो इन्वायरमेंट का। किसी भी फर्म के सर्वाइवल के लिए मैक्रो इन्वायरमेंट सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है। जैसे 1977 के आसपास जनता दल की सरकार बनी थी, तो उन्होंने जो फॉरेन एमएनसी है उनको बोला कि आप अपना यहां से बोरिया बिस्तरा उठाइए और अपने घर जाइए, कि यहां पर आप बिजनेस नहीं कर सकते। तो क्या किया, जो भी आईबीएम थी या कोका कोला कंपनी थी, उन्होंने अपनी यहां पर सारी ब्रांचेज या फंक्शन बंद करके वापिस जाना पड़ा अपने देश। तो ये पॉलिटिकल इश्यू हो गया, यानी कि पॉलिटिकल इश्यू के कारण वो सर्वाइव ही नहीं कर पाई। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं और किसका रिगार्डिंग, इसका एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक इन्वायरमेंटल बोल सकते हो या फिर हेल्थ वाइज बोल सकते हो, ठीक है। लाइक मैगी के रिगार्डिंग लगा लो कि मैगी की नेगेटिव पब्लिसिटी होगी तो तब पतंजलि ने अपना मैगी लॉन्च कर दिया, तो ये भी आ सकता है, ठीक है। या फिर आप देखते हो कई बार कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कुछ एडवर्टाइजमेंट में आ जाता है कि ये इसके अंदर ये कचरा मिला है, तो उसकी फिर नेगेटिव हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो लगातार हम फेस करते हैं जो कंपनी चलाते हैं। इकोनॉमिक के अंदर इकोनॉमिक सिस्टम 3 तरह का हो सकता है। एक हो सकता है आपको कैपिटलिज्म इकोनॉमी, दूसरा सोशलिज्म, और थर्ड मिक्स। तो ये हम फर्दर जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में। तो इंडियन जो है वो क्या है, मिक्स इकोनॉमी सिस्टम चलता है, जहां पर कैपिटलिज्म भी है और सोशलिज्म भी। यानी कि अगर हमारा हमसे पूछे कि इंडियन इकोनॉमी किस टाइप की है, तो आप बोलोगे कि मिक्स्ड विद कैपिटलिज्म, कि मिक्स तो है लेकिन हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, निजीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज में हम पढ़ते हैं फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इंडस्ट्री पॉलिसी, एग्रीकल्चर पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। लेकिन अपने यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 ही तरह की पॉलिसी आती है, एक फिस्कल पॉलिसी, एक मॉनेटरी पॉलिसी। इकोनॉमिक कंडीशन की देश की क्या कुछ है, और पॉलिटिकल में आप ले सकते हो एग्जांपल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को फर्दर आगे डिवाइड किया गया है, वो थोड़ा सा लिख देते हैं। अब थोड़ा सा मैं इसको रब कर रहा हूं, तो
तो आप लोग कर लेना इसको थोड़ा एडजस्ट। देखिए, अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की, तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इसको टू टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं। टू फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट लिख लो, या फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। एक होता है डेमोक्रेसी और दूसरा होता है टोटेलियन। ठीक है, डेमोक्रेसी के अंदर 52 पार्ट। एक तो होता है पार्लियामेंट, डेमोक्रेसी मीन्स प्रजातंत्र। पार्लियामेंट जैसे इसका एग्जांपल हो गया अपना इंडिया देश। एक होता है प्रेसिडेंस रूल, जहां पर राष्ट्रपति शासन करते हैं, प्रेसिडेंशियल रूल, वो एग्जांपल ले सकते हैं हम यूएस से। ठीक है, ऐसे ही इसको फिर फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक किया गया है आपका सेकुलर और दूसरा किया गया है थियोक्रेटिक। ये आप सिर्फ नाम याद कर लेना कि पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल में डेमोक्रेटिक और टोटलिटरिज्म आता है। ये पार्लियामेंट्री, एक प्रेसिडेंशियल। ठीक है, ऐसे ही हम फर्दर डिवाइड करते हैं लीगल इन्वायरमेंट को। किसको डिवाइड करते हैं? लीगल इन्वायरमेंट को। तो लीगल इन्वायरमेंट को फिर हम 2 पार्ट से डिवाइड फिर करते हैं। एक होता है लीगल सिस्टम और एक होता है आपका लीगल नॉर्म्स। क्या क्या होता है? लीगल सिस्टम और लीगल नॉर्म्स। देखिए जी, लीगल इन्वायरमेंट, इसके अंदर क्या आएगा? लीगल सिस्टम और एक अपना आता है लीगल नॉर्म्स। लीगल सिस्टम के अंदर आएगा नंबर 1 कॉमन लॉ। तो कॉमन लॉ चल रहे हैं देश में। एक सिविल लॉ, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर वगैरह। एक आपका रिलीजियस लॉ, जो धार्मिक कानून बनते हैं। नॉर्म्स को फिर 2 पार्ट में, एक होता है डोमेस्टिक, एक देश के अंदर बिजनेस जो काम करते हैं उसके लिए क्या नॉर्म है, और एक होता है आपका इंटरनेशनल। क्या होता है? इंटरनेशनल, वो इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि क्या क्या इसके अंदर आ सकता है। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है, और एक जो पॉइंट याद रखना है आपको, नॉर्मली जो आपका मैक्रो इन्वायरमेंट है, क्या है? मैक्रो इन्वायरमेंट। इसको पेस्टल एक टेक्निक है मैक्रो इन्वायरमेंट को स्टडी करने की। ये पूछी जाती है, किसने दी थी? फ्रांसीसी एग्विलियर ने 1967 में दी थी। ये याद रखना। पी का मतलब यहां पर क्या है? पॉलिटिकल। पी मतलब पॉलिटिकल, ई का मतलब इन्वायरमेंटल, एस का मतलब सोशियो कल्चरल, टी मीन्स टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ई का मतलब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, और एल का मतलब क्या होता है? लीगल इन्वायरमेंट। तो ये कुछ टाइप दे रखे हैं आपको, तो ये पढ़ने हैं। लीगल इन्वायरमेंट के अंदर हम जितने भी एक्ट होते हैं, चाहे वो कंपटीशन एक्ट है, फीमा एक्ट है, आरबीआई एक्ट है, कंपनी एक्ट है, वो सारे के सारे एक्ट किस में आ जाते हैं? लीगल इन्वायरमेंट में। तो जो एक्ट होते हैं वो स्टैच्यूटरी बॉडीज, उनको हम बोल सकते हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर पास होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो ये था अपना कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है और टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा? प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करें। थैंक यू।